So hello people, this is your channel CATV, and in this video we are going to further start the next revision of particular chapter called IBC. तो IBC का पहला वीडियो तो अपलोड कर दिया था, दूसरा भी हो ही गया है और अब ये तीसरे वीडियो में जो है हम बचे हुए सारे क्वेश्चन ओवर करते हैं, राइट। सबसे पहले अंडर द IBC द रिजोल्यूशन प्लान शैल बी अप्रूव्ड। अब IBC में जो रिजोल्यूशन प्लान होता है उसको कमिटी ऑफ क्रिएटर द्वारा अप्रूव कराना पड़ता है, तो 66% से अप्रूव होता है। अब ये ही 66% 2/3 है लिक्विडेशन वाले केस में। अगर आपने देखा हो कि बोर्ड रिजोल्यूशन या बोर्ड का डिक्लेरेशन लगता है, फिर जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी या स्पेशल रिजोल्यूशन लगता है, देन उसके बाद अगले 7 दिन में कमिटी ऑफ क्रिएटर द्वारा रिजोल्यूशन पास होता है, तो वो जो रिजोल्यूशन है वो 66 2/3 द्वारा के लोगों द्वारा होना चाहिए। फिर ABC एंड कंपनी टैक्स कंसल्टेंट है एक्स लिमिटेड के, फॉर विच एन इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल हैज़ बीन अपॉइंटेड। तो ABC एंड कंपनी टैक्स कंसल्टेंट है एक्स लिमिटेड के, फॉर विच एन IRP मिस्टर ए, ठीक है, IRP मिस्टर ए अपॉइंट हुए और टैक्स कंसल्टेंट ने इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दिया। तो क्या ये इन्फॉर्मेशन देने से मना कर सकता है? नहीं, IRP के पास पावर है कि वो सारी इन्फॉर्मेशन ले सकता है। अगला क्वेश्चन कि विथ हुम विल सेंट्रल गवर्नमेंट फाइल एन एप्लीकेशन। किसके साथ सेंट्रल गवर्नमेंट एप्लीकेशन फाइल करेगा इफ़ इट इज़ ऑफ द ओपिनियन दैट सच अ स्कीम इज़ नॉट इन पब्लिक इंटरेस्ट। अगर कोई सी स्कीम है वो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, ठीक है, और या तो इंटरेस्ट क्रिएटर के इंटरेस्ट में नहीं है, तो वो स्कीम, तो ऐसे कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट जो है किसके साथ एप्लीकेशन विथ हुम मतलब किसके साथ नहीं, जो मैं बोल रहा था किसके साथ नहीं, उसको ऐसे इंटरप्रेट नहीं करना है। विथ हुम मतलब टू हुम होना चाहिए, किसको करेगा, ठीक है। तो ऐसे कैसा आंसर आएगा कि इट में फाइल एन एप्लीकेशन बिफोर द ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन फाइल करो। फिर आती बात कि इन केस कॉन्ट्रावेंशन है कि अगर रिजोल्यूशन प्लान में कॉन्ट्रावेंशन हुआ है, रिजोल्यूशन प्लान में कॉन्ट्रावेंशन हो गया, ठीक है, कॉन्ट्रावेंशन कर लिया, तो लिक्विडेशन आप कर सकते हो, ठीक है। तो वो ही कर सकते जो अफेक्टेड पर्सन है, राइट, पर कॉर्पोरेट डेटर नहीं कर सकता। कॉर्पोरेट डेटर को तो ठीक करने के लिए हमने रिजोल्यूशन प्लान बनाया, अब रिजोल्यूशन प्लान फॉलो ही नहीं करा, ठीक है। तो एनी पर्सन अदर देन कॉर्पोरेट डेटर जिसके राइट अफेक्ट हुए हैं, तो इम्पोर्टेंट क्या है ये अदर देन कॉर्पोरेट डेटर, राइट, कि कॉर्पोरेट डेटर के अलावा जो है जिसके राइट अफेक्ट हुए हैं वो कर सकता है, राइट। 1 सेकेंड। फिर बात आती है फॉर इनिशिएशन ऑफ वॉलंटरी लिक्विडेशन। एक वॉलंटरी लिक्विडेशन को इनिशिएट करना पड़ता है ना, तो ठीक है करो, एक डिक्लेरेशन चाहिए रहता है, तो डिक्लेरेशन तो जो है मेजॉरिटी का चाहिए रहता है, ठीक है। तो मेजॉरिटी ये लिखा हुआ, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कुछ अपन देखते हैं कि विजडम लिमिटेड ने डिफ़ॉल्ट कमिट करा है अगेंस्ट द डेप्ट जो उसने फाइनेंशियल क्रेडिटर से लिए, ठीक है। एफ जो फाइनेंशियल क्रेडिटर है उसने CIRP चालू करी। मिस्टर एक्स जो अनदर फाइनेंशियल क्रेडिटर था, देयर ऑफ उसने एप्लीकेशन फाइल करी फॉर इनिशिएटिंग CIRP विथ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। अब एग्जामिन विथ रेफरेंस टू वैलिडिटी एज टू फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन बाय मिस्टर एक्स। तो देखो, विजडम ने डिफ़ॉल्ट करा तो एफ ने जो है एप्लीकेशन फाइल कर दी, एक्स जो अनदर फाइनेंशियल क्रेडिटर है उसने भी फाइल एन एप्लीकेशन। अब विथ रेफरेंस टू वैलिडिटी एज टू फाइलिंग ऑफ एन एप्लीकेशन बाय मिस्टर एक्स, कि जो मिस्टर एक्स ने किया है वो क्या सही किया है। तो इधर समझो कि यार भाई इधर विजडम के लिए एफ ने तो फाइल करा ही था, एक्स जो अनदर क्रेडिटर है उसने भी एप्लीकेशन मूव कर दी। अब एप्लीकेशन फाइल करने के बाद जब एप्लीकेशन एडमिट हो जाती है तो मोरेटोरियम पीरियड डिक्लेयर होता है, और मोरेटोरियम पीरियड के अंदर फिर पब्लिक अनाउंसमेंट होता है, ठीक है, जहाँ पे सबको बोलते हैं कि आप अपने क्लेम सबमिट करो, ठीक है। अब देखो, तो जो बचे हुए लोग हैं, सो ऑल क्रेडिटर वो इंटाइटल्ड है टू कि अपने क्लेम वो वहाँ पे रेस कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए ही कि एक बार अगर मिस्टर एक्स ने क्लेम कर दिया तो जो दूसरे एप्लीकेंट है वो वापस एप्लीकेशन नहीं दे सकते, उनको पब्लिक अनाउंसमेंट में ही अपने क्लेम्स फाइल करने पड़ेंगे। अब अगला क्वेश्चन है कि स्टैंडर्ड इंटरनेशनल लिमिटेड इज़ अ फॉरेन ट्रेड क्रेडिटर। तो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल लिमिटेड एक ट्रेड क्रेडिटर है, ठीक है, जिसका ऑफिस हांगकॉन्ग में है। तो उसने पिटीशन फाइल करी IBC के अंडर में ऑन द डिफ़ॉल्ट ऑफ द डेटर इन इंडिया, कि इंडिया में कोई डेटर था उसने डिफ़ॉल्ट किया, ठीक है, उससे पैसे लेने थे, सामने वाले ने डिफ़ॉल्ट किया, तो ऐसे केस में उसने पिटीशन फाइल किया। एंड पिटीशन फाइल करने के बाद इट मूव्ड अ पिटीशन अंडर सेक्शन 9
सीकिंग कमेंसमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोसेस। ठीक है, तो देखो हाँ, तो इसने क्या किया कि इसने एक पेटिशन मूव करा अंडर 9 सीकिंग कमेंसमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोसेस, और फॉरेन कंपनी का जो पर्टिकुलर जो फॉरेन कंपनी है उसका ऑफिस नहीं है या बैंक अकाउंट नहीं है इंडिया में, और बिकॉज ऑफ दिस इट कुड नॉट सबमिट अ सर्टिफिकेट फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसके पास ऑफिस नहीं था तो वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के सर्टिफिकेट नहीं सबमिट कर पाया। ठीक है, तो क्या फिर भी क्या वो एप्लीकेशन कर सकता है एक ऑपरेशनल क्रेडिटर? तो सी, सबसे पहले ये ट्रेड क्रेडिटर है, तो आपको सबसे पहले एक डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी ऑपरेशनल क्रेडिटर की, और ऑपरेशनल क्रेडिटर वो होता है टू होम द ऑपरेशनल डेब्ट वर ओव्ड। तो आपको बताना पड़ेगा कि जो ट्रेड क्रेडिटर होता है वो ऑपरेशनल क्रेडिटर में ही आता है, तो ये ऑपरेशनल क्रेडिटर है, और ऑपरेशनल क्रेडिटर को अपने एप्लीकेशन के साथ, ठीक है, कुछ डॉक्यूमेंट फर्निश करने पड़ते हैं जिसको अपन बोलते हैं ODI RDI। ठीक है, ODI, चलो ODI RDI तो छोड़ो भाई, अपन क्या कर सकते हैं इसमें कि डिमांड नोटिस, ठीक है, डिमांड नोटिस, फिर सामने वाला रिप्लाई करेगा, राइट। अब रिप्लाई करा, रिप्लाई इन द सेंस कि डिस्प्यूट के बारे में बताएगा, या उसने स्यूट कर दिया है तो उसके बारे में बताएगा, या उसने पेमेंट किया है, तो आप बैंक स्टेटमेंट आपके अटैच करके दे दोगे, राइट। तो कॉपी ऑफ इनवॉइस डिमांड नोटिस के साथ उसका डिस्प्यूट के बारे में जानकारी आ जाएगी, स्यूट के बारे में आ जाएगा। तो देखो, अगर डिस्प्यूट और स्यूट के बारे में उसने नहीं बताया तो ऐसे केस में आपको एफिडेविट देना पड़ेगा कि देखो सामने वाले ने मेरे को डिस्प्यूट के बारे में नहीं बताया 10 दिन के अंदर। पेमेंट के रिस्पेक्ट में भी यही है कि आपको बताना पड़ेगा, अपने बैंक स्टेटमेंट देने पड़ेंगे कि सामने वाले से पेमेंट नहीं आया है। ठीक है, साथ ही साथ रिकॉर्ड ऑफ डिफ़ॉल्ट, ठीक है, नेम ऑफ इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, वो ज़रूरी नहीं है, ठीक है, वो आप इच्छा पे है, ठीक है। और अदर रिकॉर्ड्स, जैसे अगर आपने ऑपरेशनल क्रेडिटर ने ऑपरेशनल डेप्ट असाइन कर दिया है तो असाइनमेंट डीड। तो इधर जो है, जो मैंने आपको बोला कि डिफ़ॉल्ट के रिकॉर्ड्स और साथ ही साथ जो सर्टिफिकेट है फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो ये जो पर्टिकुलर चीज़ें हैं ये इफ़ अवेलेबल, अगर अवेलेबल है तो ही सबमिट करो, अदरवाइज़ जो है अगर नहीं अवेलेबल है तो आप सबमिट नहीं भी करोगे तो चलेगा। तो इसमें भी यही है कि अब अगला क्वेश्चन है, जैसे कि एक्स लिमिटेड वांट्स टू इनिशिएट अ वॉलंटरी लिक्विडेशन, एक्स लिमिटेड इंटेंडिंग टू इनिशिएट वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसीडिंग। अब डिक्लेरेशन वर मेड ऑन द एफिडेविट, एक डिक्लेरेशन दे दिया दैट सम ऑफ द डायरेक्टर। अब वही क्वेश्चन आ गया कि सम ऑफ द डायरेक्टर है, उन्होंने तो पूरी इंक्वायरी करी, ठीक है, वेरीफाई फुल इंक्वायरी ऑफ द अफेयर्स, तो सम ऑफ द डायरेक्टर नहीं, मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर को इंक्वायरी करनी है। तो इंक्वायरी करनी है कि मतलब कि उनको एक डिक्लेरेशन देना है कि उन्होंने इंक्वायरी करी है ऑपरेशंस, बिजनेस ऑपरेशंस, एक डिक्लेरेशन देना है कि उन्होंने जो है इंक्वायरी करी है, एक डिक्लेरेशन देना है अबाउट द इंक्वायरी, ठीक है, कि वी हैव इंक्वायर्ड द अफेयर्स ऑफ द कंपनी एंड उससे ओपिनियन पे आए हैं कि हम पेमेंट कर देंगे, या तो इस ओपिनियन पे आए हैं कि डेप्ट नहीं है, और अगर डेप्ट है तो हम लिक्विडेशन प्रोसीड से पेमेंट कर देंगे, और ये जो लिक्विडेशन है हम डिफ्रॉड के लिए नहीं कर रहे, ऐसा डिक्लेरेशन देता है। अब ये मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर देते हैं, ठीक है, तो सम ऑफ द डायरेक्टर तो करते नहीं हैं, ठीक है, कि उन्होंने पूरी इंक्वायरी करी और एक ओपिनियन पे आए हैं कि वो डेप्ट को पे कर देंगे, ठीक है, फ्रॉम द वॉलंटरी लिक्विडेशन जो भी प्रोसीड्स आते हैं। तो सबसे पहले तो मेजॉरिटी नहीं, सम ऑफ द डायरेक्टर नहीं, मेजॉरिटी जो है वो इंक्वायरी करते हैं। साथ ही साथ ये भी लिखना पड़ता है कि लिक्विडेशन डज नॉट मीन टू डिफ्रॉड, तो ये सब चीज़ें मिसिंग थी, तो ऐसे केस में एप्लीकेशन प्रॉपर नहीं है। और साथ ही साथ वो बोल रहे हैं कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या लगते हैं डिक्लेरेशन के साथ, तो डिक्लेरेशन के साथ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट रखते हैं फैब से ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ए से है 1 सेकेंड, फैब की जगह अरे अपन ने पढ़ा था, अरे, ठीक है, अरे रिपोर्ट पढ़ा था, तो ए से ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, RE से रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस, वो प्रीसीडिंग 2 ईयर्स के, और रिपोर्ट ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ एसेट, जो वैल्यूएशन ऑफ एसेट वैल्यूड बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर है, राइट। चलो ये मैंने पढ़ा था, तो ठीक है। और देखो एक ये पॉइंट था, ये क्वेश्चन पूरा रिपीट है कि इफ़ अगर आर्टिकल ने फिक्स करा है ड्यूरेशन, तो ऐसे केस में अगर ड्यूरेशन फिक्स करा है, वो ड्यूरेशन एक्सपायर हुआ है, तो ऐसे केस में स्पेशल रिजोल्यूशन नहीं, वो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन से काम चलेगा। तो पूरा का पूरा नॉर्मल क्वेश्चन था। फिर मैनर ऑफ इनिशिएशन ऑफ CIRP बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर, ठीक है, IRP प्रोसेस फॉर फाइनेंशियल क्रेडिटर,
बहुत ही ईजी है। अब देखो ये क्वेश्चन कि जो रोज़ गार्डन है वो कंटिन्यूस लॉस इंकर कर रहा है और फिनेंशियल पोजीशन तो बैड से वर्स्ट हो गई। तो ट्रेड क्रेडिटर ने एक नोटिस इशू करा, एक वाइंडिंग अप का नोटिस इशू करा, है ना। तो ट्रेड क्रेडिटर ने वाइंडिंग अप का नोटिस इशू करा और उसके बाद जो है उसने पिटीशन फाइल करी आफ्टर सम टाइम, ठीक है, बीइंग एन ऑपरेशनल क्रेडिटर, राइट। उसे पिटीशन फाइल कर दी अंडर आईबीसी, तो वाइंडिंग अप में भी नोटिस इशू कर दिया, ठीक है। तो नोटिस इशू करा 271 में और आईबीसी में भी उसने पिटीशन फाइल कर दी, ठीक है। तो उसने ये बोला कि मैं डिमांड नोटिस और जो कॉपी ऑफ इनवॉइस है, ठीक है, तो जो डिमांड नोटिस और जो कॉपी ऑफ इनवॉइस है वो रोज़ गार्डन को सर्व नहीं हुआ सिंस द नोटिस वॉज अर्लियर इशूड फॉर वाइंडिंग अप। ये बोलते हुए कि वाइंडिंग अप का नोटिस पहले ही आ गया था और बाकी अदर फॉर्मेलिटी कंप्लाई करी, पर वाइंडिंग अप का नोटिस सिंस पहले ही दे दिया तो डिमांड नोटिस कॉपी ऑफ इनवॉइस की जरूरत ही क्या है, ठीक है। और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने भी एडमिट कर दिया एप्लीकेशन और अपॉइंट कर दिया रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, ठीक है। आफ्टर कंप्लाइंग रिक्वायर्ड फॉर्मेलिटी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर इशू करा फॉर मॉरेटोरियम एंड एक अदर रिलीफ जो देनी चाहिए वो दे दी। बीइंग एग्रीव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, वो एग्रीव्ड है, तो रोज़ गार्डन ने अपील कर दी एनसीएलटी को, ठीक है। तो क्या सही करा? देखो इधर सारी बातें तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के सामने ही रहती है। आप एग्रीव्ड हो और एग्रीव्ड क्यों हो, बनती बात है एग्रीव्ड होना चाहिए। तो इधर पॉइंट आया कि गिविंग नोटिस ऑफ वाइंडिंग अप, मतलब ये चीज़ तो पर्टिकुलर नोट्स में भी लिखी हुई है कि गिविंग नोटिस ऑफ वाइंडिंग अप बाय ट्रेड क्रेडिटर कॉर्पोरेट डेटर डज नॉट मीन दैट ही इज़ नॉट मतलब कि गिविंग नोटिस, ट्रेड क्रेडिटर ने नोटिस दे दिया, ठीक है, ट्रेड क्रेडिटर ने कॉर्पोरेट डेटर को नोटिस दे दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि हैज़ नॉट टू फर्निश डिमांड नोटिस और ही हैज़ नॉट टू फर्निश द कॉपी ऑफ इनवॉइस, इसको तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो लिखा हुआ है कि आईबीसी इज अ स्पेशल लॉ और हैविंग अ ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑन द कंपनीज एक्ट, देयरफॉर नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। वाइंडिंग अप का नोटिस इज़ नॉट अ सफिशिएंट कंप्लायंस। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ कि यू आर अपॉइंटेड एज इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, स्टेट द टाइम लिमिट फॉर पब्लिक अनाउंसमेंट। आप आईआरपी के अपॉइंट होने के 3 दिन के अंदर, ठीक है, इमीडिएटली बट नॉट लेस देन, मतलब कि वही विदिन 3 days ऑफ अपॉइंटमेंट। ऑल्सो स्टेट द प्रोटोकॉल फॉर इशुएंस ऑफ पब्लिक नोटिस। एक पब्लिक नोटिस इशू करते तो उसके प्रोटोकॉल रहता है। तो प्रोटोकॉल क्या रहता है, राइट, प्रोटोकॉल क्या रहता है कि सबसे पहले अनाउंसमेंट जो है वो पर्टिकुलर एक फॉर्म में होता है, ठीक है, कि एक फॉर्म ए होता है, उस फॉर्म ए में अनाउंसमेंट होते हैं, राइट। और जो अनाउंसमेंट है वो पर्टिकुलर पब्लिश भी करना पड़ता है, तो पब्लिश आप इंग्लिश न्यूज़पेपर में करो, ठीक है। और कॉर्पोरेट डेटर के रिस्पेक्ट में हम अनाउंसमेंट कर रहे हैं तो कॉर्पोरेट डेटर की वेबसाइट पे बताओ। और इनफैक्ट रीजनल लैंग्वेज के जो भी न्यूज़पेपर, इंग्लिश लैंग्वेज का तो न्यूज़पेपर है ही, रीजनल लैंग्वेज का न्यूज़पेपर, वो रीजनल लैंग्वेज, ठीक है, जो रजिस्टर्ड ऑफिस लोकेशन पे रहती है, राइट। और साथ ही साथ कॉर्पोरेट डेटा की वेबसाइट पे और बोर्ड की वेबसाइट पे, बोर्ड की वेबसाइट मतलब कि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे, राइट। तो प्रोटोकॉल ये होते हैं, प्रोटोकॉल में आपको ये लिखना चाहिए, ठीक है। फिर बाकी जो पब्लिक अनाउंसमेंट के कंटेंट होते हैं वो कंटेंट हम पढ़ेंगे। हु शैल बियर द एक्सपेंसेस ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट। तो पब्लिक अनाउंसमेंट के एक्सपेंसेस सबसे पहले तो एप्लीकेंट बियर करता है ना, जिसको कमिटी ऑफ क्रेडिटर बाद में रीइंबर्स कर देती है। अब पॉइंट ये है कि आपने प्रोटोकॉल तो दे दिए कि एक फॉर्म ए होता है जिसको इंग्लिश न्यूज़पेपर, रीजनल लैंग्वेज, जो रीजनल लैंग्वेज दैट इज़ एप्लीकेबल, जो रीजनल लैंग्वेज ऑफ द लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, ठीक है, ये अदर लोकेशन जो भी है, कॉर्पोरेट डेटा की वेबसाइट और बोर्ड की वेबसाइट, ठीक है। और ठीक है, अब आपने अनाउंसमेंट करा, एक पर्टिकुलर फॉर्म था उसमें अनाउंसमेंट करा, आपने उसको डिस्प्ले कर दिया। उस फॉर्म के अंदर बाकायदा ये भी बता के रखेंगे स्टेट कि फ्रॉम वेयर क्लेम फॉर्म डाउनलोड, कि कहाँ से जो है आपको क्लेम फॉर्म को डाउनलोड करना है, ठीक है। तो किस एरिया से आपको, कहाँ से आपको क्लेम फॉर्म को डाउनलोड करना है, क्योंकि आप क्लेम सबमिट करोगे, राइट। और 3 इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के नाम देंगे, 3 इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की चॉइस ऑफ 3 इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। मैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की बात कर रहा हूँ, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल नहीं, मैं तो हमें IRP की बात कर रहा हूँ, मैं 3 इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की बात कर रहा हूँ। हु एक्ट एज ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्रेडिटर, आपके ये ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं।
तो देखो मैंने क्या क्या बात करी कि फॉर्म ए उसको ठीक है पब्लिश करेंगे न्यूज़पेपर और वेबसाइट पे। कहाँ से आपको क्लेम फॉर्म डाउनलोड करना है वो 3 जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के नाम आपको बता देंगे। ठीक है, ये इसके अंदर का कंटेंट है। बाकी जो है ये पर्टिकुलर फॉर्म है, ये पर्टिकुलर इस एरिया में पब्लिश होगा, इधर इधर पब्लिश होगा। अब बात आती है कि इसमें क्या क्या कंटेंट होने चाहिए। तो अगर आपको याद हो तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉर्पोरेट डेटर के लिए है। तो किस कॉर्पोरेट डेटर के लिए हम ये कर रहे हैं, किसके अगेंस्ट में अगर आपको क्लेम सबमिट करना है तो किसके अगेंस्ट में, नेम एंड एड्रेस ऑफ कॉर्पोरेट डेटर। फिर किस अथॉरिटी के अंडर रजिस्टर्ड है, तो सेकंड आ जाता है किस अथॉरिटी के अंदर रजिस्टर्ड है, इसके ऊपर इसलिए मैंने दे के रखा है। अब आपसे क्लेम ले रहे हैं तो भैया क्लेम दो, लास्ट डेट ये है। ठीक है, और अगर आपने लेट करा तो पेनल्टी लग जाएगी। ठीक है, तो कॉर्पोरेट डेटर किस अथॉरिटी के अंदर है, लास्ट डेट क्या है, पेनल्टी लग जाएगी, और क्लेम किसको सबमिट करना है तो वो IRP का नाम जो रिसीव करेगा क्लेम। ठीक है, और ये IRP फिर CIRP प्रोसेस जो है और डेट ऑन विच CIRP क्लोज। तो क्या इसका अपन ने शॉर्ट में पढ़ा था कि प्रॉपर क्लेम। ठीक है, तो एक अपन ने पढ़ा प्रॉपर क्लेम। ठीक है, तो एक अपन ने पढ़ा क्लेम टाइमली सबमिट। दूसरा पढ़ा कि जो क्लेम होता है प्रॉपर होना चाहिए। तो एक क्लेम सबमिट करो टाइम, मतलब कि क्लेम सबमिट करो मतलब कि फॉल्स क्लेम मत करो, नहीं तो पेनल्टी लग जाएगी। टाइमली सबमिट करो तो लाइक लास्ट डेट अपन ने समझ लिया। ठीक है, अगेंस्ट रेगुलेटेड, तो प्रॉपर क्लेम टाइमली सबमिट करो रेगुलेटेड कॉर्पोरेट डेटर को। तो रेगुलेटेड मतलब किस रेगुलेटरी अथॉरिटी से है, और कॉर्पोरेट डेटर का नाम और एड्रेस। तो प्रॉपर क्लेम टाइमली सबमिट अगेंस्ट रेगुलेटेड कॉर्पोरेट डेटर टू IRP, तो इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम। राइट, तो IRP के साथ CIRP जोड़ दो, तो लास्ट डेट ऑफ CIRP। अगला जो रामलाल जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है वो अपॉइंट एज रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। ओके, उसको अपॉइंट कर दिया फॉर CIRP अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटर। तो फॉर CIRP मतलब कि फॉर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस अगेंस्ट कॉर्पोरेट डेटर। कॉर्पोरेट डेटर को ना मोनोटेक। अब रामलाल जो है वो पार्टनर है ऑफ द कंसल्टिंग फर्म, वो एक कंसल्टिंग फर्म का पार्टनर है। ठीक है, ये जो सुपरविजन इन कंपनी है वो एक एंटिटी है जो रिकॉग्नाइज अंडर IBBI है। ठीक है, तो इज अ पार्टनर ऑफ कंसल्टिंग फर्म। ठीक है, जो एक रिकॉग्नाइज एंटिटी है। इट वॉज डिस्कवर्ड दैट मिस्टर सुपरविजन इन कंपनी जो है उसका ट्रांजेक्शन है मोनोटेक के साथ अमाउंटिंग टू 11% ऑफ ग्रॉस टर्नओवर। तो पॉइंट ये है कि एक लीगल और कंसल्टिंग फर्म निकल गई और एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल उस कंसल्टिंग फर्म में एम्प्लॉय प्रोप्राइटर पार्टनर नहीं हो सकता जिस कंसल्टिंग फर्म का पर्टिकुलर कॉर्पोरेट डेटा के साथ से ट्रांजेक्शन जो है 5% है। ठीक है, 5% ऑफ ग्रॉस टर्नओवर। तो यही अपन ने पढ़ा था कि वो लीगल कंसल्टिंग फर्म में एम्प्लॉय प्रोप्राइटर पार्टनर नहीं हो सकता जो लीगल कंसल्टिंग फर्म ट्रांजेक्शन जो है करती है, जिसका ट्रांजेक्शन है ठीक है कॉर्पोरेट डेटा के साथ 5% और मोर ऑफ टर्नओवर इन प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। तो लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर में कभी ऐसा हुआ है कि 5% और मोर है। ठीक है, तो ऐसे केस में जो है फर्म के टर्नओवर का इन 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर ऐसा कहीं हुआ है तो उधर वो नहीं हो सकता। अब इधर तो 11% है तो फिर गड़बड़ हो गई। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और पूछा है कि व्हाट इफ क्रिएटर ऑफ मोनोटेक ओपाइन करता है कि जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है उसको रिप्लेस कर दो, एक रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को रिप्लेसमेंट करना। अब देखो रिप्लेसमेंट ऑफ RP1 टू RP2। ठीक है ना, एक रिप्लेसमेंट करना। तो कैसे कर सकते हैं रिप्लेसमेंट, समझो। 1 सेकेंड, रिप्लेसमेंट करना है ना हमको, तो रिप्लेस कर सकते हो। ऐसा चलता फिरता RP को भी आप रिप्लेस कर सकते हो। एक कमिटी ऑफ क्रेडिटर ने अगर अपने मीटिंग में 66% ऑफ मेजोरिटी से ठीक है वो रिजोल्यूशन पास कर लिया, तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर बाय रिजोल्यूशन पास बाय 66% ऑफ मेजोरिटी ठीक है वो एप्लीकेशन देते हैं। ठीक है, वो कंसेंट के साथ कि देखो मैंने एप्लीकेशन दी है कि इसको अपॉइंट करना है, इसकी कंसेंट भी मैंने लेकर रखी। अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या करेगा, उसको एकदम से अपॉइंट तो करेगा नहीं, वो बोर्ड को बताएगा। फिर बोर्ड भी अगर कंफर्म करेगा कि कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं है जो भी है, तो वो 10 दिन के अंदर आपको इन्फॉर्म कर देगा। तो वही लिखा हुआ है इफ़ डेटर और क्रेडिटर इज़ ऑफ ओपिनियन कि जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है उसको रिप्लेस हो जाना चाहिए, तो वो अप्लाई करेगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को फॉर रिप्लेसमेंट। ठीक है, कमिटी ऑफ क्रेडिटर में रिप्लेस। ठीक है, तो रिजोल्यूशन अप्रूव बाय वोट ऑफ 66% ऑफ वोटिंग शेयर। अब कमिटी ऑफ क्रेडिटर शेल फॉरवर्ड द नेम, देखो नेम फॉरवर्ड करेगा, उसका कंसेंट भी लेगा, कंफर्मेशन भी लेगा,
ठीक है, और बोर्ड भी फिर जो उसको कंफर्म करेगा, और ठीक है, तो ऐसे केस में बोर्ड जो है आपको 10 दिन के अंदर बता देगा। और जब तक नहीं बता के रखे तो टिल द अपॉइंटमेंट ऑफ अनदर रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, यही रिजोल्यूशन प्रोफेशनल कंटिन्यू करेगा। फिर आता है कि डिस्कस द प्रिंसिपल ऑन द बेसिस ऑफ विच इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी इज इनरोल्ड। किस प्रिंसिपल्स की बेसिस पे IPA इज इनरोल्ड एंड रेगुलेट इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। तो डिस्कस द प्रिंसिपल जिसके बेसिस पे IPA जो है इनरोल हुआ है, एंड रेगुलेट इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, क्योंकि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो है IPA के अंडर में आते हैं। ठीक है, इनरोल्ड एंड रेगुलेट इंसॉल्वेंसी प्रोफेशन एज इट्स मेंबर इन अकॉर्डेंस विद IBC। तो जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है, ठीक है, वो ही बात बनते हैं रिजोल्यूशन प्रोफेशनल या इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जो भी है। पर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी है, यही तो इनरोल करते हैं, मतलब इधर ही, मतलब एक तरीके से ICI हो गया। ठीक है, ये रेगुलेट करते हैं, जैसे CA को वैसे ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, और प्रिंसिपल गवर्निंग रजिस्ट्रेशन ऑफ IPA। तो IPA का प्रिंसिपल क्या है? देखो, सबसे पहले यार ये तो बहुत ही जनरल है, इसको जनरली पढ़ लो कि इनका एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट होना चाहिए, कॉम्पिटेंट सर्विस दे सके, एथिकल कंडक्ट कर सके, डेटा क्रिएटर को रिजॉल्व करने के लिए ये प्लान बना देते ना। तो ये इंटरेस्ट ऑफ डेटा क्रिएटर, ठीक है, डेटा क्रिएटर के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो सके, और जो है इनके प्रोफेशन को ग्रोथ मिले, राइट। इनके प्रोफेशनल वर्क में भी डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है, और इनके प्रोफेशन को भी ग्रोथ मिले, ठीक है, टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये तब के क्वेश्चन है जब पहले जो है जब इजी क्वेश्चन आते थे। चलो, एज ऑन 31 मार्च 2018 जो ऑडिटेड बैलेंस शीट है ऑफ मैसर्स शार्प इंडस्ट्रीज रिवील्ड करता है टोटल असेट 1 करोड़ की। अब देखो, 1 करोड़ या उससे कम, 1 करोड़ या उससे कम, ठीक है, और उसने एप्लीकेशन फाइल करी, ठीक है, 1 जुलाई को एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को फॉर फास्ट ट्रैक CIRP। तो क्या एप्लीकेशन जो है वो क्या है, टेनेबल है, एडमिसेबल है? तो देखो, शार्प लिमिटेड बोल के रखा है, कोई लिस्टेड विस्टेड तो बोल के नहीं रखा, तो ये अनलिस्टेड कंपनी ही है, तो चलेगा, ठीक है। तो ऐसे केस में शार्प इंडस्ट्रीज चलेगा, क्योंकि जो है एसेट वो 1 करोड़ से कम है। टाइम पीरियड इंक्लूडिंग द एक्सटेंशन ऑफ टाइम पीरियड वो 90 दिन में, विच कैन बी फर्दर एक्सटेंड टू 45 डेज। अगर कमिटी ऑफ क्रिएटर ने 66% रिजोल्यूशन से पास किया है, रिजोल्यूशन से अप्रूव करा है एक्सटेंशन का, तो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को बोलेगी और रिजोल्यूशन प्रोफेशनल देन अप्लाई करेगा, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है कि जो है टाइम पीरियड कंप्लीट 90 डेज में होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसे केस में इट में बाय ऑर्डर एक्सटेंडेड ड्यूरेशन, ठीक है, ऑफ सच प्रोसेस टू फर्दर पीरियड विच शुड नॉट बी एक्सीड 45 डेज। तो कमिटी ऑफ क्रिएटर इंस्ट्रक्ट करेगी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को, एंड देन जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल मतलब कि इंस्ट्रक्ट भी करेगी, तो 66% ऑफ मेजोरिटी से एक रिजोल्यूशन पास करेगी, और उससे वो इंस्ट्रक्ट करेगी, और फिर रिजोल्यूशन प्रोफेशनल उसका एप्लीकेशन देगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, फिर वो सेटिस्फेक्शन लेगा, और जो है फिर इस तरीके से अपॉइंटमेंट होगा, राइट, या सॉरी इस तरीके से एक्सटेंशन होगा। देख, अब XY लिमिटेड ने एक फाइल करी पिटीशन IBC की, ठीक है, NCLT को फाइल की DF लिमिटेड के अगेंस्ट में, ठीक है, और पिटीशन को एडमिट भी कर लिया। अब देयर वर ओनली 3 फाइनेंशियल क्रेडिटर इंक्लूडिंग XY ड्यूरिंग द CIRP। कॉर्पोरेट डेटर ने सेटल करा क्लेम ऑफ ऑल द 3 फाइनेंशियल क्रेडिटर विद सच सेटलमेंट एग्रीमेंट। तो क्या हुआ कि XY ने तो पिटीशन फाइल करा DF के अगेंस्ट में, NCLT को पिटीशन एडमिट भी कर लिया, पर अब 3 फाइनेंशियल क्रेडिटर्स है, तो ऐसे केस में कॉर्पोरेट डेटर ने सेटलमेंट कर लिया सेटलमेंट एग्रीमेंट से। तो भैया ऐसा नहीं चलेगा, रिजोल्यूशन प्लान के थ्रू अब पूरा काम होगा, सेटलमेंट एग्रीमेंट नहीं चलेगा। ऑल्सो डिस्कस वेदर अ फाइनेंशियल क्रेडिटर इन रिस्पेक्ट ऑफ होम देयर इज़ नो डिफॉल्ट। फाइनेंशियल क्रेडिटर जिसके रिस्पेक्ट में कोई डिफॉल्ट ही नहीं है, क्या वो एप्लीकेशन फाइल कर सकता है? हाँ, तो वो एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, ठीक है, जॉइंटली विद द फाइनेंशियल क्रेडिटर जिसके साथ जो है जिसको साथ डिफ़ॉल्ट हुआ है, राइट। तो पॉइंट ये है कि द फाइनेंशियल क्रेडिटर जिसके रिस्पेक्ट में कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है, तो वो तो एप्लीकेशन नहीं फाइल कर सकता। पर हाँ, एक फाइनेंशियल क्रेडिटर जिसके रिस्पेक्ट में डिफ़ॉल्ट है, वो किसी के साथ मिलके कर सकता है। वो सेकंड पार्टी जो है वो अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर जिसके रिस्पेक्ट में डिफ़ॉल्ट नहीं भी है, तो उसके साथ भी मिलके कर सकता है, ठीक है। फिर यही है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हम देख लेते हैं, राइट। फिर एक और क्वेश्चन आता है डिस्ट्रीब्यूशन का, इसको भी रिवाइज कर लेंगे, राइट। चलो देख लेते हैं, 1 सेकेंड।
अब तो सब इजी क्वेश्चन है, फटाफट इसको देख लेते हैं, राइट। देखो इधर तो सिर्फ आपको नंबर मार्क करने हैं, नंबरिंग करनी है सिर्फ। तो देखो सबसे पहले अमाउंट रियलाइज फ्रॉम द सेल ऑफ लिक्विडेशन ऑफ एसेट, तो अमाउंट रियलाइज फ्रॉम द सेल ऑफ लिक्विडेशन ऑफ एसेट, ठीक है, वो तो ठीक है। अब सिक्योर्ड क्रेडिटर जिसने रिलिंक्विश करी अपनी सिक्योरिटी, तो 1 से लेके 8 पॉइंट आपको तो पता ही है, ठीक है, कि अपन सबसे पहले ऐसे ही करते हैं, राइट। तो देखो सिक्योर क्रेडिटर जिसने अपने राइट रिलिंक्विश कर दिए, तो सी पहले पे तो IRP कॉस्ट आता है, 2 के A में वर्कमैन कंपनसेशन ड्यू आते हैं 24 महीने के, और 2 के B में सिक्योर क्रेडिटर वो आते हैं जिन्होंने अपना राइट रिलिंक्विश कर दिया। ये 2 का B है, ठीक है, ये 5 लाख है। अनसिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर, तो अनसिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर तो 3 में जो है समझो वेजेस आते हैं, ठीक है, अनपेड ड्यूज़ आते हैं, ठीक है, तो वेजेस अनपेड ड्यूज़ एम्प्लॉयज़ के आते हैं 12 महीने के। फिर 4th पे आता है अनसिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर, तो ये 4 लाख वो आ गया, ठीक है। अनसिक्योर्ड फाइनेंशियल, ऑपरेशनल नहीं, अनसिक्योर्ड फाइनेंशियल। इनकम टैक्स पेबल है, ठीक है। तो देखो पहले पे IRP कॉस्ट, 2 के A पे वर्कमैन कंपनसेशन ड्यूज, B में अपना वो आ गया, ये सिक्योर क्रेडिटर जिसने अपना राइट रिलिंक्विश करे। 3 पे वेजेस आ गए, 4th पे अनसिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर आ गए, 5th पे वापस से रैंक इक्वली आ गया, राइट। अब रैंक इक्वली में पिछले 2 साल के ड्यूज़, तो सेस पेबल है और फीस पेबल है, तो ये एक तरीके से 5 के A में दोनों आ गए, सेस पेबल और फीस पेबल जो है अपने 95,000 नहीं सॉरी 70,000, राइट। फिर फीस पेबल टू रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, ये 75,000 आ गया पहले। एक्सपेंसेस जो इंकर्ड करे रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ने रनिंग करने के लिए, तो वो पहला पॉइंट आ गया 25,000। वर्कमैन सैलरी 30 मंथ की है, तो 30 मंथ की 3 लाख है, तो 1 महीने की 10,000, ठीक है, तो 1 महीने की 10,000। तो ऐसे केस में आपने को 24 महीने का 2A में ले ले, मतलब 2,40,000 इधर ले ले, ठीक है। और जो बचे हुए 60,000 है वो 6th पॉइंट पे आएगा। 6th पॉइंट अपना क्या है कि जो रिमेनिंग डेप्ट और ड्यूज़ रहते हैं वो इधर आ जाते हैं, क्योंकि 5th पे तो रैंक इक्वली आता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के ड्यूज़ पिछले 2 साल के, और वो सिक्योर क्रेडिटर जिसने अपने सिक्योरिटी इन्फोर्स करने के बाद भी कुछ अमाउंट बचा हुआ था, राइट। और इक्विटी शेयर होल्डर, ये 8वें नंबर पे आ जाता है 10 लाख। अब पेमेंट करो, ठीक है। पेमेंट किस तरीके से होगा, देखो 14 लाख है। अब देखो 14 लाख में मैं आपको बता रहा हूँ सिस्टमेटिक कैसे होगा। 14 लाख में पहले 75,000 पहला पॉइंट, इसलिए आपने नंबरिंग कर दी होगी, 25,000 ये आपने माइनस किया। फिर आपने 2,40,000 माइनस किया जो मैंने आपको बोला था, फिर 5 लाख आपने माइनस किया, ठीक है। फिर 4 लाख, फिर 70,000, 4 लाख के बाद 70,000, ठीक है। फिर 60,000 बचे हुए, ठीक है, बैलेंस अमाउंट। अभी 13,70,000 आया, ठीक है। और 14 लाख तो आपको पैसे मिले थे, तो 13,70,000 ये हो गए, तो बचे हुए 30,000 जो है इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेंगे, राइट। ये रिपीट क्वेश्चन है, तो ये रिपीट क्वेश्चन में वापस से नहीं करने वाला, ये रिपीट क्वेश्चन है, पूरा का पूरा सेम है, राइट। चलो अगला क्वेश्चन, कॉन्टिनेंटल रबर लिमिटेड जो है वो रॉ मटेरियल सप्लायर है, तो उसने एक पिटीशन फाइल करी NCLT को कि मैं तो रॉ मटेरियल सप्लायर हूँ और मेरे को रिकवरी करनी 10 लाख की। तो स्मूथ लेटेक्स लिमिटेड जो कॉर्पोरेट डेटर है, जिसके कुछ दूसरे फिनेंशियल क्रेडिटर है टू द एक्सटेंट ऑफ 150 लाख, उनने भी ज्वाइन कर दी, दे ऑल्सो ज्वाइन टुगेदर, उसने पिटीशन फाइल कर दी NCLT को। अब उस कॉर्पोरेट डेटर में टोटल 40 फाइनेंशियल क्रेडिटर है, 2 ऑपरेशनल क्रेडिटर है, और सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर को इक्वल वोटिंग राइट है। अब नोटिस तो 1 अगस्त को इशू हुआ था, जिसमें बोला था कि पहली मीटिंग जो है वो 5 अगस्त को होगी, तो वैसे भी नोटिस 5 दिन का होता है। ये रिपीट क्वेश्चन है। मीटिंग में 40 फाइनेंशियल क्रेडिटर है, 2 ऑपरेशनल क्रेडिटर है, और रिजोल्यूशन पास हुआ कि हम एक रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट करते हैं। तो 25 फाइनेंशियल क्रेडिटर ने फेवर में वोट किया, 10 ने अगेंस्ट में वोट किया, ठीक है। मतलब कि 25 और 10 35, ठीक है, 25 डिवाइड बाई 35, 25 डिवाइड बाई 35, 66% की वोटिंग होनी चाहिए, तो अच्छी खासी वोटिंग है, राइट, 71% है, ठीक है। तो ऐसे केस में चलेगा, तो रिजोल्यूशन पास तो वैलिड है, ठीक है। अगर रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट करना है तो 66% की लगती है। इन लाइट ऑफ द प्रोविजन रीड विथ रूल्स कि एक्सप्लेन द रिक्वायरमेंट ऑफ इशू ऑफ नोटिस एंड कोरम, तो कोरम तो कंडक्ट होगा, तो 33% के प्रेजेंस में, 33% पीपल के प्रेजेंस में कोरम हो जाएगी। तो देखो अब देख लेते क्वेश्चन आंसर कि जो फर्स्ट मीटिंग है
वो तो 7 दिन के अंदर हो जानी चाहिए, ये तुमने कर दी, ठीक है। और कमिटी ऑफ क्रेडिटर फर्स्ट मीटिंग में एक इनकी मेजॉरिटी वोट रहता है, मेजॉरिटी वोट भी जो है नॉट लेस देन, वो 66% से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। आइदर रिजॉल्व टू अपॉइंट इंटरिम, या तो वो इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को ही रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट कर दे या तो रिप्लेस कर दे, ठीक है। अब रिजोल्यूशन प्रोफेशनल नोटिस देता है ऑफ ईच मीटिंग ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर टू, अब देखो नोटिस किसको जाता है, अच्छा ओके, इस मीटिंग का नोटिस है ना, ये इसकी बात करें, रिक्वायरमेंट ऑफ इशू ऑफ नोटिस, ठीक है, ये मीटिंग के नोटिस की बात करें कि मीटिंग का नोटिस किसको जाता है, तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर के मेंबर को जाता है, राइट। तो देखो सबसे पहले हम बात करें नोटिस की, तो नोटिस टू कमिटी ऑफ क्रेडिटर, ठीक है, तो COC के मेंबर को जाता है, ठीक है, उनको तो ज़्यादा ही जाएगा ही जाएगा। साथ ही साथ अब IRP अपॉइंट हुआ था तो ये जो है वेस्ट हो जाता ना, मैनेजमेंट वेस्ट हो जाता है, तो ऐसे केस में जो सस्पेंडेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उनको भी जाएगा, ठीक है। तो COC के मेंबर को सस्पेंडेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, क्योंकि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सस्पेंड हो चुके हैं और जिनकी जगह पे IRP आया है तो वो, और वो ऑपरेशनल क्रेडिटर, ठीक है, सस्पेंडेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो आ गया, और ऑपरेशनल क्रेडिटर जिनके ड्यूज मोर देन 10% है, ठीक है, नॉट लेस देन 10%, वो ऑपरेशनल क्रेडिटर जिसके ड्यू मोर देन 10% है। तो COC के मेंबर मतलब फाइनेंशियल क्रेडिटर को, सस्पेंडेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को और ऑपरेशनल क्रेडिटर को भी जाता है, पर उसमें ऑपरेशनल क्रेडिटर में जो पर्सन जिसके ड्यूज जो है मोर देन 10% है और इनका ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को। फिर ये बोल रहे हैं कि जो मीटिंग ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर है वो कोरम मान लिया जाएगा इफ़ एटलीस्ट 33% ऑफ वोटिंग राइट आर प्रेजेंट, 33% ऑफ वोटिंग राइट आर प्रेजेंट, ठीक है। तो 33% ऑफ वोटिंग राइट बोला है, ठीक है, याद रखना 33% ऑफ वोटिंग राइट, ठीक है। तब देखो अगला क्वेश्चन है कि डिस्कस द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, एक रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का अपॉइंटमेंट, ठीक है। तो सी ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन, राइट, एक रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का अपॉइंटमेंट है तो डायरेक्ट क्वेश्चन। देखो एक रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का अगर अपॉइंटमेंट करना है तो फर्स्ट मीटिंग में ही होगा, तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर जो है अपनी फर्स्ट मीटिंग में बाय मेजॉरिटी ऑफ वोटिंग नॉट लेस देन 66%, या तो वो इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को ही रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट कर देगी या तो इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को रिप्लेस कर देगी। अब जिसको भी अपॉइंट करना है तो रिटर्न कंसेंट तो लेंगे, ठीक है। और वही बात है कि अगर रिप्लेस करेंगे तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर फिर किसी दूसरे का नाम सुझाएगा, राइट। अगर रिप्लेस करना है किसी दूसरे का नाम सुझाना है तो ऐसे केस में देखो अगर उसको ही अपॉइंट कर रहे हैं तो उससे रिटर्न कंसेंट लेकर कि सर आपको ही अपॉइंट कर रहे हैं, तो उससे रिटर्न कंसेंट लेके जो है इसको इन्फॉर्म कर देंगे कि जब किसी इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को ही रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बना रहे हैं तो उसकी कंसेंट ले लो, ठीक है, किसी कंसेंट ले लो कि सर ठीक है आपको अपॉइंट कर रहे हैं, आप अपना कंसेंट दे दो। फिर जब उसने कंसेंट दे दिया, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या करना है उसके बाद फिर इन्फॉर्म कर दो, ठीक है, ये डिसीजन को इन्फॉर्म कर दो कि यार देखो ये इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल थे, इनको ही रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बनाया है, आप किन किन को इन्फॉर्म करोगे। देखो एक कॉर्पोरेट डेटर को, और कॉर्पोरेट डेटर के रिस्पेक्ट में ही तो आपने एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में एप्लीकेशन दी थी, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ठीक है, और इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जिसको अपन अपॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, तो इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल कॉर्पोरेट डेटर के लिए, ठीक है, तो कॉर्पोरेट डेटर को IRP को बता दिया कि आपको ये RP अपॉइंट कर रहे हो और एक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को बता दिया। अब अगर रिप्लेस कर रहे हो तो COC ऑब्वियस सी बात है एप्लीकेशन देगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, उससे रिटर्न कंसेंट भी लेगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है वो रेफ़र कर देगा बोर्ड को, ठीक है। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ये जो इन्फॉर्म करेगा, ठीक है, ये IBBI को इन्फॉर्म कर देगा। अब बोर्ड एक्सेप्ट करता है या तो रिजेक्ट करेगा, जो भी है वो आपको 10 दिन में कंफर्म करके बता देगा, ठीक है। अगर उसने नहीं कंफर्म किया, ठीक है, तो ऐसे केस में जो है IRP ही अपॉइंट होगा, ठीक है, तो IRP ही कंटिन्यू रहेगा टिल दी न्यू अपॉइंट। तो वही है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर IBBI अप्रूवल देगा तब जाके कंफर्म करेगा, तब जाके ही अपॉइंटमेंट होगा, टिल देन IRP ही कंटिन्यू करेगा। अब देखो फिनेंशियल क्रेडिटर जो रमन है वॉज एन इन्वेस्टर एंड डिवेंचर होल्डर ऑफ ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिवेंचर। सी फिनेंशियल क्रेडिटर रमन है वो एक इन्वेस्टर है एंड अ डिवेंचर होल्डर जिसका ऑप्शनली कन्वर्टेबल बॉन्ड है जो पेबल होगा मैच्योरिटी पे, ठीक है, वॉज इशूड बाय मैसर्स एसेट लिमिटेड जो कॉर्पोरेट डेटर है। ये 0 इंटरेस्ट ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिवेंचर है अमाउंटिंग टू 2 करोड़। अब लाइबिलिटी टू रिडीम द डिवेंचर ऑन मैच्योरिटी अलॉन्ग विद द रिडेम्पशन प्रीमियम, कि हम तो प्रीमियम पे उसको रिडीम करेंगे। एक ऑप्शनली कन्वर्टेबल बॉन्ड थे जो 0 इंटरेस्ट है पर उसको हम प्रीमियम पे रिडीम करेंगे, ठीक है।
और मिस्टर रमन ने फाइल करा CIRP एडवाइस द लाइट स्टेट वेदर रमन जो है क्या वो एलिजिबल है। तो हाँ देखो, फिनेंशियल क्रेडिटर का मतलब वो होता है कि जो ओव करता है फिनेंशियल डेप्ट, ठीक है, और इंक्लूड अ पर्सन, ठीक है, जिसको असाइन कर दिया है। तो फिनेंशियल डेप्ट का मतलब क्या होता है कि डेप्ट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, ठीक है। तो डेप्ट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट विच इज़ डिसबर्स्ड, तो डेप्ट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट विच इज़ डिसबर्स्ड, तो जो मैंने किसी को उधार दिया है तो डेप्ट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट विच इज़ डिसबर्स्ड अगेंस्ट द कंसिडरेशन फॉर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो इंटरेस्ट है वो डिसबर्स हो रहा है, वो मुझे डिसबर्स हो रहा है अंडर द कंसिडरेशन ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। एंड इंक्लूड्स एनी अमाउंट रेज्ड परसुएंट टू इशू ऑफ बॉन्ड, नोट्स, डिवेंचर, लोन स्टॉक और सिमिलर इंस्ट्रूमेंट। देखा जाए ऑप्शन ए कन्वर्टेबल डिवेंचर है, तो डिवेंचर पेबल होगा मैच्योरिटी में विद इंटरेस्ट, इट वॉज डिसबर्स अगेंस्ट द कंसिडरेशन ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इट कैन बी सेड दैट डिवेंचर ऑन मैच्योरिटी विल कम अंडर द परव्यू ऑफ, ठीक है, सिंस रमन इज़ अ पर्सन जिसको फाइनेंशियल डेप्ट ओव्ड है, वो फाइनेंशियल क्रेडिटर की डेफिनेशन में आता है, तो ठीक है वो कर सकता है एप्लीकेशन ईजी। अगला की जो सत्या है उसने पिटिशन फाइल करी ऑन द डिफ़ॉल्ट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ डेप्ट, ठीक है, तो उसने एक्स के अगेंस्ट में फाइल कर दी। द अमाउंट ऑफ डिफ़ॉल्ट जो पिटिशनर क्लेम करा 30 लाख है। अब जो एक्स रिस्पॉन्डेंट है प्लीडेड है कि जो क्लेम है वो तो इसको बिलोंग ही नहीं करता है, और सत्या बोलता है कि ठीक है मैंने 30 लाख के लिए क्लेम डाला और सामने वाला बोल रहा है कि क्लेम तो बिलोंग ही नहीं करता है मुझे, तो हाँ मैं मानता हूँ कि मुझे बिलोंग नहीं कर रहा है, पर सत्या ऐसा डेट ही हिमसेल्फ विद हिज सन, कि मैं अपने सन के साथ ओव करता हूँ, ये मेरे को भले ही बिलोंग नहीं करता पर मैं सन के साथ ओव करता हूँ मिल के 26 लाख, ठीक है। अब दो नो वेयर इन दी पिटिशन, अब मैं बिलोंग तो करता हूँ पर मुझे कभी भी पिटिशन में कहीं भी बताया नहीं, दो नो वेयर इन द पिटिशन मैंने कहीं बताया नहीं, एंड दी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट ही एडमिटेड दैट ही हिमसेल्फ विद हिज सन ओ 26 लाख। उसे जब पिटिशन करी ना 30 लाख की, तब तो देखो क्लेम तो तेरे को था नहीं, अब तू बोल रहा है 26 लाख का है, तो तूने पिटिशन में नहीं बताया, वो लिखा हुआ है कि दो नो वेयर, उसने सपोर्टिव डॉक्यूमेंट में एडमिट करा है कि मैं सन के साथ ओ कर रहा हूँ 26 लाख टू द रिस्पॉन्डेंट। तो NCLT को एडमिट करना चाहिए, तो नहीं, NCLT एडमिट नहीं करेगा, NCLT रिजेक्ट कर देगा एप्लीकेशन, कंसिडरिंग दैट कोई डिफ़ॉल्ट ही ऑकर नहीं हुआ सत्या के अगेंस्ट में, ठीक है। एंड हिज स्टैंड एज अ फाइनेंशियल क्रेडिटर इज़ नॉट प्रूव्ड, वो अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर है तो तेरा स्टैंड प्रूव ही नहीं हुआ, क्योंकि कैसे प्रूव करेगा, तूने बताया नहीं, तूने तो सिर्फ एजर्ट किया। तो ये बोलते हुए कि सत्या के अगेंस्ट में तो कोई डिफ़ॉल्ट हुआ ही नहीं, ठीक है, और इसका स्टैंड एज फाइनेंशियल क्रेडिटर वो तो प्रूव ही नहीं हुआ, फिर कितने टाइम्स के लिए CIRP को एक्सटेंड किया जा सकता है, तो शैल नॉट बी ग्रांट मोर देन मंथ्स। फिर RTP का एक और क्वेश्चन है कि क्रिएटिव इंडिया लिमिटेड वो ओव करता है, ओव्स अ सम ऑफ 2.8 लाख टू एक्स, ये वो ओव करता है, 1 सेकेंड, वो ओव करता है 2S, ठीक है। अब देखो वो ओव करता है मतलब उसको देने हैं, राइट, ठीक है। हु असाइन हिज डेप्ट टू हिज टू क्रेडिटर, तो उसने डेप्ट असाइन कर दिया R को 1,40,000 और M को 1,40,000। अब M ने डिमांड करा मनी का फ्रॉम द कंपनी बाय गिविंग लीगल नोटिस, कंपनी कुड नॉट मीट दी M डिमांड एंड अदरवाइज सेटिस्फाई हिम टिल दी एक्सपायरी ऑफ, द कंपनी कुड नॉट मीट मिस्टर M डिमांड और अदरवाइज सेटिस्फाई हिम टिल एक्सपायरी ऑफ 4 वीक फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस। तो M ने जो है एप्लीकेशन मूव कर दी NCLT को, तो एप्लीकेशन कर सकता है क्या, ठीक है। अगर तेरे को असाइन करा है तो एक ट्रांसफ़र डीड तो एप्लीकेशन के साथ अटैच कर देना, और जो है एप्लीकेशन शुड बी सपोर्टेड बाय अ कॉपी ऑफ असाइनमेंट, ठीक है। और तेरे को अगर असाइन कर दिया है जैसे केस में कर सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि असाइनमेंट ऑफ फाइनेंशियल डेप्ट इज़ ऑल्सो फाइनेंशियल क्रेडिटर, ठीक है। तो फाइनेंशियल क्रेडिटर का मतलब क्या होता है, या तो अपन लाइन से समझो कि क्रिएटिव इंडिया ओव्स सम टू S, मतलब कि वो ओव करता है कि उसको देना है, ये लाइन इंपॉर्टेंट थी। फिर एक और क्वेश्चन आता है कि डिप्रिसिएशन था इन द मार्केट फॉर द पास्ट 3 ईयर, तो जो इन्फ्रा लिमिटेड है वो एक फाइनेंशियल क्राइसिस सफ़र कर रहा है, सैलरी पे नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो वर्कमैन एंड एम्प्लॉयज़ हु आर मेंबर ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियन, तो जो वर्कमैन और एम्प्लॉयज़ है ना वो भी एक ऑपरेशनल क्रेडिटर में आते हैं, उन्होंने कंप्लेन कर दिया ट्रेड यूनियन को, फिर ट्रेड यूनियन ने अप्रोच करा, ठीक है, इन पर्सन, ठीक है, अप्रोच एंड अर्ज द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी इन पर्सन एंड दो रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग टू सेटल द अरियर, कि आप सेटल कर दो अरियर, क्योंकि एम्प्लॉय मेरे पास आ रहे हैं, आप जो है अरियर सेटल कर दो।
अब कॉर्पोरेट डेटर ने नीदर डिस्प्यूटेड और टुक एनी एक्शन टू सेटल, तो ना तो कुछ उन्होंने डिस्प्यूट करा या जो भी है, ना तो सेटल करा अमाउंट, ठीक है, अंडर द सर्कमस्टेंसेस, ठीक है, जो भी है अंडर द सर्कमस्टेंसेस इंफ्रास्ट्रक्चर फेडरेशन ने एप्लीकेशन फाइल कर दी। सी ये होते हैं ऑपरेशनल क्रेडिटर। सबसे पहले आप डिमांड नोटिस और कॉपी ऑफ इनवॉइस तो भेजते ही हो, तो ट्रेड यूनियन ने भी ऐसे ही करा था कि आप सेटल कर दो। तो 10 दिन के अंदर ना तो उसने डिस्प्यूट के बारे में बताया, ना तो सेटलमेंट करा, तो ऐसे केस में एप्लीकेशन मूव कर दी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। तो क्या वैलिड है क्या एप्लीकेशन? तो देखो कर सकते हैं एप्लीकेशन, एक ऑपरेशनल क्रेडिटर तो एप्लीकेशन कर सकता है, क्योंकि ऑपरेशनल क्रेडिटर वो होता है जिसको ऑपरेशनल डेप्ट, जो टू हुम ऑपरेशनल डेप्ट ओव्ड, और ऑपरेशनल डेप्ट में क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कि मैंने गुड्स और सर्विसेज आपको दी है और मुझे क्लेम लेना है, तो वो तो है ही है। इंक्लूडिंग एम्प्लॉयमेंट, मैंने गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग एम्प्लॉयमेंट कि मैंने आपको एम्प्लॉयमेंट मतलब मैंने आपके यहाँ काम किया है, ठीक है। तो क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज इंक्लूडिंग एम्प्लॉयमेंट, और ठीक है ये क्लेम, ये किसके एंगल से सोचना है? क्लेम कि मैंने आपको दिया है और मेरे को बनता है लेना, ठीक है। और एक होता है देने के एंगल से कि डेप्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूज़, कि कुछ लॉ के तहत कुछ ड्यूज़ है और मेरे को देना है, तो ऑपरेशनल डेप्ट हो गया। तो लेने के एंगल से देखा कि मैंने गुड्स सर्विसेज एम्प्लॉयमेंट की सर्विसेज आपको दी है, मेरे को लेना है, तो वो क्लेम हो गया। और डेप्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूज़ कि मेरे को देना है, तो देने के एंगल से डेप्ट हो गया। अकॉर्डिंगली एम्प्लॉयमेंट वाले ड्यूज़ भी इधर आ जाते हैं, तो ऐसे केस में वर्कमैन एम्प्लॉयज़ ऑपरेशनल क्रेडिटर होते हैं। अब पर्सन की डेफिनेशन में देखें तो पर्सन की डेफिनेशन में ऐसा बोल के रखा है कि कोई भी एंटिटी अगर सीपीटी हिंदू है, वो कोई भी एंटिटी अगर जो है रजिस्टर्ड है किसी स्टैचू में, तो वो एप्लीकेशन कर सकती है। तो ट्रेड यूनियन तो जो है रजिस्टर्ड है ना, तो ट्रेड यूनियन पर्सन में आती है, राइट। और इनिशिएशन डेट क्या होगी फॉर इनिशिएटिंग ऑफ CIRP, जैसी एप्लीकेशन एडमिट करी, वो एप्लीकेशन की एडमिशन डेट जो है वो इनिशिएशन हो जाएगा। 1 सेकेंड, इनिशिएशन डेट बोला है, इनिशिएशन डेट बोला है, एडमिशन डेट नहीं बोला, इनिशिएशन डेट बोला है, ठीक है। तो याद रखना कि इनिशिएशन डेट और कमेंसमेंट डेट में अंतर होता है, राइट। इनिशिएशन डेट मतलब कि भाई आपने जब एप्लीकेशन करी IRP के लिए, ठीक है, IRP के लिए एप्लीकेशन देना वो इनिशिएशन, कमेंसमेंट जब एप्लीकेशन को एडमिट कर ले या जब IRP को अपॉइंट कर ले। फिर क्वेश्चन जैसा आया था कि कमिटी ऑफ क्रेडिटर जो XYZ है प्रपोज टू अपॉइंट, एक अजीत को अपॉइंट करना था IRP, एक इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, ठीक है। अब वो जो अजीत है ना, वो प्रमोटर है ABC लिमिटेड का। अब प्रमोटर है ABC लिमिटेड का विच इज़ अ होल्डिंग कंपनी, तो होल्डिंग कंपनी, ठीक है, विच इज़ अ होल्डिंग कंपनी ऑफ XYZ। अब XYZ का IRP बन रहे हो, पर XYZ की होल्डिंग कंपनी का प्रमोटर है। अब आप सिंस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते, और अपने रेगुलेशन 3 में पढ़ा है कि इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल की एलिजिबिलिटी वही है कि अगर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है तो वो फिर जो है बन सकता है, फिर वो जो है अगर तुम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हो तो तुम एलिजिबल हो। तो इधर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते, इसलिए एलिजिबल नहीं है। तो वही लिखा है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एलिजिबल तभी होगा, ठीक है, जब उसके वो या उसके सारे पार्टनर डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है, इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है। पार्टनर डायरेक्टर ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटी ऑफ विच ही इज़ अ पार्टनर और डायरेक्टर आर इंडिपेंडेंट, और इधर इंडिपेंडेंट नहीं है। एक्स लिमिटेड इंटेंडिंग टू इनिशियल वॉलंटरी लिक्विडेशन, तो डिक्लेरेशन सम ऑफ द डायरेक्टर, वही सम ऑफ द डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर का वो चाहिए डिक्लेरेशन। साथ ही साथ अपन ये भी पढ़ा था, ये तो वापस से रिपीट क्वेश्चन है कि उसने पूरी इंक्वायरी करी है ऑफ द इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, ठीक है, एंड इनका ओपिनियन दिया है कि हम जो डेप्ट है उसका पेमेंट कर देंगे फ्रॉम द लिक्विडेशन प्रोसीड्स एंड लिक्विडेशन डज नॉट मीन टू डिफ्रॉड द क्रेडिटर। तो ऐसे केस में सम ऑफ द डायरेक्टर को डिक्लेरेशन नहीं चाहिए, मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर को डिक्लेरेशन देना था। साथ ही साथ इनको ये भी बोलना था कि लिक्विडेशन डज नॉट मीन टू डिफ्रॉड, उन्होंने ये सब चीज़ें इधर बताई नहीं, सिर्फ उसने ये बताया है कि उन्होंने डिक्लेयर करा है कि कंपनी अपना डेप्ट पे कर देगी, पर उन्होंने ये नहीं बताया कि लिक्विडेशन डज नॉट मीन टू डिफ्रॉड, ठीक है। फिर अपन ने ये पढ़ा था व्हाट आर द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, तो उसमें अरेरे अकाउंट्स ऑफ बिजनेस एंड ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और जो है रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ऑपरेशन प्रीसीडिंग 2 ईयर्स के, एंड वैल्यूएशन रिपोर्ट, वैल्यूएशन ऑफ असेट, ठीक है, वैल्यूएशन रिपोर्ट, ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ असेट की रिपोर्ट बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर। फिर आर्टिकल ने फिक्स करी ड्यूरेशन, तो ठीक है, आर्टिकल ने अगर फिक्स करी ड्यूरेशन तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन से काम चल जाएगा। ये सब चीज़ें थी, रिपीट क्वेश्चन है। विजडम लिमिटेड ने एक डिफॉल्ट कमिट करा है अगेंस्ट द डेप्ट, ठीक है, जो उसने फाइनेंशियल क्रेडिटर से लिया था। तो एफ ने तो इनिशिएट कर दिया,
IRP, मीन टाइम एक्स ने भी कर दिया, तो क्या सही करा है? तो नहीं करा ना। चलो ये माना कि फाइनेंशियल क्रेडिटर खुद से या जॉइंटली विद अदर फाइनेंशियल क्रेडिटर एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, पर इस केस में जॉइंटली थोड़ी ना करा है। एक बार एप्लीकेशन करने के बाद फर्दर कोई दूसरा एप्लीकेशन नहीं कर सकता, पब्लिक अनाउंसमेंट में ही सबको अपने क्लेम रेज करने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे केस में एक्स इनिशिएट तो नहीं कर सकता एक एप्लीकेशन, पर हाँ अपने क्लेम को रेज कर सकता है पब्लिक अनाउंसमेंट में। फिर वही अगला कि ABC अनलिस्टेड कंपनी है, टोटल एसेट 1 करोड़ है। अब जब बोल दिया है टोटल एसेट 1 करोड़ है और डिफ़ॉल्ट करा है इन पेमेंट ऑफ फाइनेंशियल डेप्ट, तो ऐसे केस में फास्ट ट्रैक CIRP हो सकता है, क्योंकि अनलिस्टेड कंपनी है और टोटल एसेट अगर 1 करोड़ या से कम है, तो ऐसे केस में आप फास्ट ट्रैक CIRP में जा सकते हैं। तो ये बोल के रखा है इसमें 1 करोड़, ठीक है। ये पूरा, और टाइम पीरियड क्या है, 90 डेज़ में ख़त्म हो जाना चाहिए, विच कैन बी फर्दर एक्सटेंड बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ठीक है, बाय एप्लीकेशन मेड बाय रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। और रिजोल्यूशन प्रोफेशनल भी तब एप्लीकेशन देगा जब COC, ठीक है, इंस्ट्रक्ट करेगा, और COC इंस्ट्रक्ट तब भी करेगा जब एक रिजोल्यूशन पास हो जाएगा बाय मेजॉरिटी, ठीक है, मेजॉरिटी हैविंग 66% ऑफ वोटिंग राइट, ठीक है। चलो ये अपन ने देखा। तो ऐसे केस में देखो एक अगला क्वेश्चन था कि मिस्टर मीडिएटर, एक अच्छा क्वेश्चन है, मिस्टर मीडिएटर वॉज प्रपोज्ड टू बी अपॉइंटेड, वो प्रपोज्ड, उसको प्रपोज किया गया है कि आप रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट हो जाओ, ठीक है, ऑफ CIRP इनिशिएट, जो हम BMR के अगेंस्ट में कर रहे हैं। तो जो मिस्टर आर है, देखो BMR के अगेंस्ट में कर रहे हैं और ये मीडिएटर को बोला, ठीक है, आप बन जाओ। तो जो आर है रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर ऑफ BMR, तो BMR के डायरेक्टर का रिलेटिव, ठीक है, इज़ अ पार्टनर इन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटी, राइट। तो देखो सबसे पहले आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के सेक्शन में आओ। देखो अब उसने क्या बोल दिया कि BMR का डायरेक्टर, सपोज करो कि एक कंपनी है, मैं ये अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आया हूँ। तो एक कंपनी है, ठीक है, उस कंपनी के जो डायरेक्टर है उसका रिलेटिव, ठीक है, वहाँ पे पार्टनर है, ठीक है। तो अपन ने क्या पढ़ा था कि कंपनी के डायरेक्टर का रिलेटिव पार्टनर है, और अपन ने ये पढ़ा था कि ही हिमसेल्फ और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटी के पार्टनर डायरेक्टर वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, ठीक है। तो ये इसका कोई रोल नहीं है, पर जिस कंपनी का, जिस कॉर्पोरेट डेटर का वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल या रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बनने जा रहा है, उस कंपनी के डायरेक्टर का रिलेटिव, ठीक है, उस कंपनी, ठीक है, BMR के डायरेक्टर का रिलेटिव वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटी में पार्टनर है, तो भाई वो नहीं बन सकता है, इनएलिजिबल हो गया, ठीक है। तो ऐसे केस में, इस केस में ठीक है, मिस्टर आई इज़ अ पार्टनर, तो ही इज़ नॉट इंडिपेंडेंट, ठीक है। और इस तरीके से हमने जो है सारे क्वेश्चन ओवर किए हैं, जहाँ पे अपन ने फर्स्ट बैच पे कुछ 10-15 क्वेश्चन किए थे, देन अपन ने 25 एक क्वेश्चन करे, फिर 25 एक क्वेश्चन करे, फिर अपन ने 30 एक क्वेश्चन करे। तो इस तरीके से हमारे जो है सारे 75 क्वेश्चन ओवर होते हैं। वीडियो अच्छा लगे, थोड़ा बहुत भी इन्फॉर्मेटिव लगे, देखो ये पहले 30 क्वेश्चन तो यार थोड़े से मैंने जल्दी निपटाया, क्योंकि अगर आपने पिछले कुछ क्वेश्चन देखे होंगे तो उसमें अच्छे से बात कर ली गई। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल CATV। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।